नेता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अब बारी है नेता नगरी के अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है जवाबदेही। आप दर्शक सवाल पूछते हैं, हम अपने हिस्से के जवाब देते हैं। निखिल, पहला सवाल ओमकार के आर कुदाचे का है। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन पीके's ट्वीट ओवर बीजेपी परफॉर्मेंस इन बंगाल? मतलब मेरे लिए भी वो सवाल की तरह ही है सौरभ। मैं चाहता हूं कि मतलब उसमें उस ट्वीट को एक कॉन्टेक्स्ट मिले, हम उनके उस कॉन्फिडेंस की वजह समझना चाहते हैं। आपके सूत्र क्या बताते हैं? पहली चीज तो प्रशांत किशोर के इस ट्वीट को लेकर कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहा। एक कंफ्यूजन ये रहा कि दहाई मतलब क्या, तो वो 10 से लेकर 99 तक होता है। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि वो ये कह रहे थे कि बीजेपी 100 पार नहीं कर पाएगी। पिछली बार बीजेपी की 3 सीटें थी, लेकिन लोकसभा में ही वो 18 पे पहुंच चुके हैं 40% से ज्यादा के वोट के साथ। और दूसरा, उन्होंने ट्विटर छोड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने ये कही कि मैं पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम छोड़ दूंगा, जो वो फिलहाल ममता बनर्जी के लिए भी कर रहे हैं और स्टालिन के लिए भी कर रहे हैं। वो प्रोफेशनली वही काम उनकी कंपनी जो है आईपैक वो करती है। मुझे लगता है कि ये 3 लेयर में मैसेज है। इसका पहला केंद्र है जो दिल्ली की मीडिया है। प्रशांत किशोर और टीएमसी के लोगों को यह शिकायत है कि जैसे ही बीजेपी का कोई नेता दिल्ली से बंगाल आता है, चाहे वो नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो या दूसरे लोग हो, एकदम खबरें बनने लगती हैं, दिखाई जाने लगती हैं, है ना। हम यहाँ जो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उन्होंने खूब वो तस्वीरें भेज रहे हैं अलग अलग जर्नलिस्टिक सर्कल्स पे टीएमसी के लोग कि देखिए ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ है, ममता बनर्जी की तस्वीर देखिए, ये फलाने का गढ़ है, ममता बनर्जी की रैली की आप स्थिति देखिए कितनी बड़ी है। तो एक तो ये मैसेज है मीडिया को कि हम फाइट में हैं, आप अपने लेंस को थोड़ा दाएं बाएं भी घुमाइए। दूसरा मैसेज ये बीजेपी को है कि अगर आप मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं तो हम भी हेड ऑन चैलेंज के लिए तैयार हैं। और तीसरा मैसेज ये काडर के लिए है कि हमने गिव अप नहीं कर दिया। और इन्हीं 3 स्तरों पे देखिए चुनाव लड़ा जाता है। विपक्ष के नैरेटिव काउंटर करना, सारे नैरेटिव जिस मीडिया के जरिए पहुंचते हैं उसमें अपनी बात रखना, और वो काडर जो अंततः आपको जिताता है। प्रशांत किशोर को यह लग रहा है कि अंततः बंगाली वर्सेस बाहरी का जो नैरेटिव है और जो ममता बनर्जी की वोट कैचिंग एबिलिटी है, रिकॉल वैल्यू, जैसे नरेंद्र मोदी की नेशनल इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में एक रिकॉल वैल्यू होती है। आपको नहीं पता कि आपका कैंडिडेट कौन है, मुद्दों पर भी बहुत राय नहीं, लेकिन आप चूंकि दिन रात देखते हैं और उनकी कुछ स्कीम्स आप तक डायरेक्ट पहुंची हैं, वो इस पर ज्यादा काम कर रहे हैं। और उनका ये भी तर्क है टीएमसी के खेमे का कहना कि हमने, इन लोगों ने जब हमसे रास्ता अलग किया तो जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी थी, हम भी उससे फारिग हो गए, क्योंकि नाराजगी ममता बनर्जी को लेकर कम है, ये जो स्थानीय छत्रप है इनको लेकर ज्यादा है। और इस पर हम आगे भी विस्तार से बात करते रहेंगे, लेकिन इसका जो ट्वीट है, इससे जो रिपल्स क्रिएट हुए, उनके यही 3 मोटामाटी मतलब निकले हैं। 2 छोटे मतलब चीजें मैं ऐड करना चाहता हूं। पहली, एक जो बंगाली वर्सेस बाहरी वाली जो बात है, वो सिर्फ बीजेपी को लेकर के नहीं है। वो चीज मुझे ऐसा लगता है कि ना वो प्रेस को लेकर के भी हो सकती है, क्योंकि नेशनल मीडिया 2 भाषाएं बोलता है सिर्फ जी, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन बंगाल में बंगाली बोली जाती है, और वहाँ के जो नेटिव्स हैं, वहाँ जो राज्य में रहते हैं, वो ज्यादातर उन्हीं चीजों से इन्फॉर्म होते हैं। तो जो अगर आप पॉलिटिकल नैरेटिव नेशनल मीडिया के थ्रू अगर उसे एक व्हीकल बनाते हैं, तो वो कितना असर कर दे रहा होगा। क्या है कि एक तो मीडिया पे डिपेंडेंस नहीं रहा है उतना, सोशल मीडिया और बहुत सारे वैकल्पिक हैं, अलग अलग ब्लॉगर्स हैं, सब चीजें। और बीजेपी इस गेम को बहुत अच्छे से समझती है, खासतौर पे जब वो नई टेरिटरी को कैप्चर करना चाहती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सही है कि हिंदी और इंग्लिश ये 2 सबसे ज्यादा सार्वकालिक वो हैं, लेकिन हम लोग ये अक्सर मजाक में कहते भी हैं कि जो इंग्लिश मीडिया है उसमें जो बंगाली लॉबी है, अरे वो कितनी मजबूत है। तो ऐसा नहीं कि वो वॉइस है नहीं। बिल्कुल, बहुत थोड़े दूर की कौड़ी हो जाएगी और समय की भी कमी है, इसलिए मुझे लगता है मैं अगले सवाल बढ़ना चाहिए। प्रशांत कुमार स्वर्णकार का ये सवाल है कि सौरभ गांगुली की भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें, बीजेपी की साइड से मुख्यमंत्री का चेहरा होने की बातें कितनी फीजिबल, अगर ऐसा होता है तो एज ए जर्नलिस्ट हाउ यू लुक अहेड, नीड योर व्यूज।
पहली चीज मैं आपको बता दूं, बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी, जो बीजेपी के बंगाल के शीर्ष नेता हैं बीजेपी के और आरएसएस के, वो मुझसे बातचीत में ये कह चुके हैं हम कोई सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। हम इस चुनाव को ममता बनर्जी पर केंद्रित रखना चाहते हैं, उनकी जो बीजेपी के हिसाब से खराब परफॉर्मेंस है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आई एम अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ पैराशूट एंट्री, लेटरल एंट्री एट द टॉप पोस्ट, जब किरण बेदी आई थी तब भी और उसके बाद भी। देखिए पॉलिटिक्स में आप चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, कोई किसी की औलाद है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी है इसलिए सीधे आ जाए, ये ना तो आपके पॉलिटिकल कार्डर को एक्सेप्ट होता है, जनता में थोड़ी देर के लिए यूफोरिया हो सकता है, लेकिन जो पूरा सिस्टम संचालित हो जो उससे फैमिलियर ही नहीं है वो नहीं होगा। और अभी तक सौरभ गांगुली ने इस तरह के संकेत दिए भी नहीं है। हालांकि एक मशहूर परिवार से जुड़े बीजेपी के एक नॉट सो चर्चित राइट नाउ सांसद, एक बार उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था बंगाल प्रभारी होने के दौरान और कहते हैं कि चीज़ें लगभग तय हो गई थी लेकिन फिर अटक गई। चलिए ये आपका सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और ये सवाल नंबर 3, हमारे देश में पक्ष का टू मच कैपिटलिस्ट और विपक्ष का टू मच सोशलिस्ट अप्रोच होना कितना अच्छा और बुरा है? किसले दास का ये सवाल है। बाय अप्रोच मतलब मुझे इसमें तो कोई भी मतलब प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। ये अपने अपने विचार हैं कि आप कैपिटलिज्म आपके हिसाब से सही व्हीकल हो सकता है देश के लिए या सोशलिज्म। ये बात उस मतलब बहस वहाँ पे आती है कि आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। जैसे अमेरिका एक बहुत अनअपोलोजेटिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, लेकिन वहाँ पे समाज और सरकार के बीच में उसके अंडरस्टैंडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग उसी चीज़ में मानते हैं, सरकार उसी तरह से उनके साथ बिहेव करती है। इंडिया में इसलिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है क्योंकि भारत में सरकारों को आदत है समाजवाद की बात करने की, चाहे वो उस विचार से आए ना आए। और जब से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान वो शब्द जोड़ दिया तब से और ज्यादा हो गया, और ज्यादा। लेकिन करना सब कुछ वही है जो वहां होता है यूएस जब बीजेपी स्टैब्लिश हुई थी तब भी गांधीवादी समाजवाद की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी पहले अधिवेशन में। तो उस कंफ्यूजन की वजह से इस तरह के सवाल पैदा होते हैं। बाकी इन दोनों विचारों में ये अपने आप में कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई किस तरह की खामी है। अच्छा, अगला सवाल अब्दुल हमीद मुल्ला का है। व्हाट अबाउट योर थॉट्स अबाउट ईवीएम? जस्ट एटलीस्ट एनी वन इलेक्शन कैन बी डू विदाउट ईवीएम टू बी कंफर्म डाउट्स अबाउट ईवीएम। देखिए अब्दुल हमीद साहब, ईवीएम को लेकर मेरे मन में कोई संशय नहीं है। ईवीएम मशीन में कोई खोट नहीं है, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। मैंने बहुत अलग अलग हैकिंग के एक्सपर्ट्स, आईटी के एक्सपर्ट्स, चुनाव से जुड़े हुए लोगों से बात करके, जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे लेकर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक हैं, जो सबसे बड़े आरओ होते हैं ज़िले में, उन सब से बात के आधार पर यह कह रहा हूं ईवीएम को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। एक एक ईवीएम, बहुत जटिल प्रोसेस, रैंडमाइजेशन, ये सब चीज़ें, इस तरह की बहुत कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था, कोई भी आके प्रूव नहीं कर पाया इस चीज़ को कि वो ईवीएम को हैक कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई मजे हुए राजनेता अलग अलग पार्टियों के बताते हैं कि देखिए ईवीएम हैकिंग एक अलग चीज़ है, किन इलाकों से आपको कितने वोट मिल सकते हैं विपक्षियों। ये मुझे पप्पू यादव ने बड़ा एक्सप्लेन किया। अरे सर, कहाँ आप बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, अब दूसरी तरीके से खेल होता है। फिर उन्होंने समझाया कि जहां से आपको वोट नहीं मिलते वहां आपको कैसा माहौल बनवाना है, जहां से मिलते हैं वहां कैसा आपको पोलिंग करवाना है। और मैं बीजेपी कई रणनीतिकारों से बात कर रहा हूं, उनकी बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि जो बूथ उनका मजबूत है वहां मैक्सिमम मतदान होना चाहिए। दे वर्क ऑन दिस स्पेसिफिकली। और वही चीज है ना, जो जैसे आप जो कह रहे हैं उस बात का मैं 100% को 99 पे लाना चाहता हूँ। हमारे पेशे की मजबूरी उसको है, आप उसको 1% को जजमेंट, उसको एरर का वो रखिए, मार्जिन रखिए। लेकिन आप ये देखेंगे कि अभी तक के उस तरह का हमने कहीं भी नहीं देखा है कि ईवीएम का नतीजा बिल्कुल वैसा 180 डिग्री आपने कहीं भी नहीं देखा है। मतलब जो 87 की रिगिंग थी वैसा आपने कहीं सुना नहीं है। ईवीएम के रिजल्ट्स मोर और लेस उसी चीज को रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं जो आपको माहौल मिलता है। हम और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं मिलता है, उनके माहौल पढ़ने में कोई खोट है। लगातार ललन टॉप कम से कम हिंदी पट्टी के तो सारे चुनाव कवर किए हैं हमने, और हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमें तो ग्राउंड पे लिखा इंक्लूडिंग बिहार। हाँ, कि बिल्कुल वो उल्टा आ गया कि यार ये तो क्या चल रहा है। बिल्कुल इन्होंने 87 की रिगिंग की बात की और हमने इसके बारे में विस्तार से बात भी की थी जब हम डीडीसी चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। आखिरी सवाल अहान वैद्या का है। विल देयर बी internal strife within BJP in the post-Modi politics with regional strongmen eyeing a bigger role at the national level? हाँ, जितना थोड़ा बहुत मैं भाजपा को और संघ को समझता हूँ, और बाकी कुछ किताबों का हवाला भी दूंगा आपको सिफारिश सेगमेंट में, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी में लगातार दूसरी और तीसरी पांत के नेताओं को तैयार किया जा रहा है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक सबक हो सकता है। और लगातार 40+, 50+ लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है।
और दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि संघ में जो बीजेपी के नियंताओं में से एक है, हालांकि इसको लेकर बहुत अलग अलग तरीके से वाक्य बनाने की कोशिश की जाती है दोनों ही परिवारों के द्वारा, वहाँ भी इस चीज़ पे बड़ा जोर है और इस चीज़ पे डिबेट भी है कि 2025 में जब संघ 100 बरस का होगा तब जो अभी सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत तब पद छोड़ेंगे, भैया जी जोशी भी जो सरकारवाह हैं, जो मेन मतलब महासचिव मान लीजिए आप, वो छोड़ेंगे, तो नए लोग कौन आएंगे? मनमोहन वैद्य आएंगे या दूसरे नए दत्तात्रेय होसबले आएंगे जो नरेंद्र मोदी चाहते थे काफ़ी समय से कि वो सरकारवाह यानी कि संघ में नंबर 2 बने। अब बहुत सारे चेहरे हैं, आप देवेंद्र फडणवीस की बात करिए, आप योगी आदित्यनाथ की बात करिए, आप शिवराज सिंह चौहान की बात करिए, ये कई ऐसे लोग हैं जो तब तक और तैयार हो जाएंगे और जो अलग अलग पॉलिटिकल ज़रूरतों को पूरा करते हैं और फिर अंततः बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और संघ ये तय करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड रंग लीडरशिप को लेकर कोई क्राइसिस आएगी। ये इससे पहले भी मतलब हमने ऐसा नहीं देखा है कि वो पार्टी अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से बिखर जा रही है, दूसरी वजह हो सकती है। चलिए अब नेता नगरी में बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सिफारिश। क्या सिफारिश है निखिल बाबू आपकी? सिफारिश का पन्ना कहाँ है? सिफारिश ये है, सिफारिश आज की हमारी है, आपको समय निकाल के आपको देखनी चाहिए जारहेड नाम की फिल्म। अब जारहेड जो अगर आप मिलिट्री से थोड़ा परिचित हैं तो यूएस मरीन्स को कहते हैं। जारहेड मतलब एक स्लैंग है वो। पहले भाई साहब ये बताइए ये मिलेगी कहाँ, मतलब टॉरेंट वाला मत बताइए। मैं बता रहा हूँ यूएस मरीन रहे हैं एंटनी सॉफर्ड, उन्होंने 2003 में एक किताब लिखी थी। ये किताब अवेलेबल है, आप जैसे ऑनलाइन किताबें खरीदते हैं वैसे आप ये किताब खरीद सकते हैं और इसी शीर्षक से जारहेड ही नाम है। और 2005 में फिर इसके ऊपर फिल्म बनती है जिसमें जैक गिलनहॉल वगैरह हैं। देखने वाली इस फिल्म में यह है कि यूएस मिलिट्री और बाकी देश की भी सेनाओं से जुड़ी जो फिल्में आती हैं या जो किताबें होती है उसमें माचिज्म बहुत पोर्ट्रे किया जाता है, उसमें ब्रेवरी बहुत पोर्ट्रे की जाती है। लेकिन हमें रैम्बो टाइप का बना देते, बिल्कुल रैम्बो होता है। लेकिन ना हमने वैसा सैनिक हमने बहुत कम देखा होता है कि जो अपने जो उसका ड्यू कोर्स ऑफ ड्यूटी है उसने बहुत ट्रेनिंग की, उसने बहुत सारी चीजें सीखी, उसने सर्वाइवल सीखा है और अब उसके पास में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत कम जगह है। यहाँ वो जाता है तो वहां उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है कि कुछ कर नहीं सकता है। तो वो जो एक मतलब बहुत सारी काबिलियत आने के बाद एक जगह फंस जाने की जो एग्नी है, कभी कभी बोरियत है, वैसा फौजी आपने देखा नहीं होगा और अमूमन फौजी वैसे ही होते भी हैं। आप ये जब से रखवाले कर रहे हैं, पिछली बार बैंड ऑफ ब्रदर्स, इस बार जारहेड, अब वो क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आते हैं तो चलिए और क्या है रिकमेंडेशंस आपकी? और तो दूसरी आपके हवाले से आती है द एंड। ये निकम्मा पढ़ता कम है, ये मेरी शिकायत है, इसलिए मैं इसको ला के किताबें देता रहता हूँ। बताइए। ये किताब है द एंड टू सॉलोड द सन। अब इस पे ये कवर पे लिखा हुआ है कि द अभंग्स ऑफ मराठी वुमेन सेंट। अभंग हमारे यहाँ एक गाए जाते हैं, ठीक है, भजन की तरह होते हैं। भाई साहब जब आप हमारे यहाँ कह रहे हैं तो भारत का हमारे बहुत विस्तृत है। आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, और जो मराठी संस्कृति है उसके अंदर अभंग गाए जाते हैं। कई निर्गुण भजन होते हैं और कई बार ईष्ट का नाम होता है, कई बार नहीं भी होता। तुकाराम जो गाते थे, हाँ वो अभंग है। तो उस परंपरा से आने वाली जो, आपको कोई अभंग याद है? नहीं, मैं उसमें और उसको लिए थोड़ा अरे निर्लज्ज, पढ़ता लिखता नहीं है कुछ भी। हमारे यहाँ उसमें बड़ी दिक्कत है, उसको गलत गाने में फिर वो रिश्तेदारों के मैसेज आना शुरू होते हैं कि निखिल ने क्या, घर का नाम क्या है तुम्हारे? मोन्टू। लेकिन उसमें जब मोन्टू ने गलत अभंग गा दिया, इसमें वो नाराजगी जताएंगे। नाराजगी वो थोड़ा सा वो कल्चरल प्राइड वाला सीन रहता है। अरे तो अभंग पढ़ सकते हो ना, गाओ मत। पढ़ सकते हैं, मुझे याद नहीं है कोई ना ऐसे, और इसके अंदर मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो। लेकिन अगर आप जैसे एक नहीं भाई साहब, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है। हाँ, हम जिस संस्कृति से आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, आप तो इतने कल्चरली रिच व्यक्ति हैं। वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। मुख्तसर किस्सा ये है कि मराठी परिवार से ही आता हूँ और पेरेंट्स भी मराठी हैं, पर मेरी माँ हिंदी भाषी हैं और पिता फौज में थे। तो उनका मतलब जो, तुम कितनी मराठी किताबें पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ, लेकिन जब आप मराठी भाषा में निष्णात हैं तो अभंग क्यों नहीं आते आपको? अरे तो उनसे अब पापा को देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता था। वो 12 साल मेरे शुरुआत के उन्होंने बाहर ही निकाले हैं। हमारे पूरे चाचा सिर्फ हिंदी में पे फौज की नौकरी करते रहे और ये उनको दोष दे रहे हैं। तो मम्मी से फिर सीखा है और फिर वहां से सब हिंदी वाला मामला रहा। मैं अभी फिर बोलूंगा कि कम से कम 11 दोहे सुनाओ। चलिए, यार से छेड़ चली जाए सर। अपने हिस्से की सिफारिशें बताता हूं। पहली किताब है अमेठी संग्राम। इसे वेस्टलैंड के एका पब्लिकेशन ने छापा है, एका इम्प्रिंट ने। अनंत विजय पत्रकार हैं, उनकी किताब है अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। स्मृति ईरानी ने, बीजेपी ने, संघ ने
जो कांग्रेस का कथित मजबूत दुर्ग था अमेठी, उसको कैसे भेदा, उसके बारे में बड़ी दिलचस्प टिप्पणियां हैं। मैंने इस पर किताब वाला भी किया है, सो आई रेकमेंड दिस बुक। दूसरी किताब जिसमें मुझे थोड़ा मैं शो ऑफ कर देता हूं, आजकल अपने राम हचक के पढ़ रहे हैं और हमको लगता है कि सारे काम और कसरत और घर की जिम्मेदारियां और नींद निपटाते हुए भी निखिल जी आदमी को दिन में 250 पन्ने तो पढ़ने ही चाहिए। 250? मुझे एक हफ्ता लगेगा इतना पढ़ने में। 250 पन्ने रोज और छुट्टी वाले दिन 500। ठीक है, तो ये किताब एक दिन में खत्म हुई है। इस किताब में 2 दिन लगे हैं क्योंकि ये 430 एक पन्ने की किताब है, 437 पन्ने की किताब है। अगेन आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। संघम शरणम गच्छामी, आरएसएस के सफर का एक ईमानदार दस्तावेज। विजय त्रिवेदी मशहूर पत्रकार, उन्होंने इस किताब को लिखा है और इसे भी वेस्टलैंड के एका इम्प्रिंट ने छापा है। आरएसएस पर मैंने पहले भी आपको एक किताब रेकमेंड की थी एंडरसन और दामले की, वो अंग्रेजी में किताब थी। हिंदी में ये काफ़ी आदितन किताब है और इसमें आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं आरएसएस की वर्किंग को लेके और पूरी पॉलिटिकल जर्नी को लेके, तो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। तीसरी किताब जीबीएस संधू की है, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं। द खालिस्तान कंस्पिरेसी, अ फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरेवल्स द पाथ टू 1984। इन्हीं सिंधु साहब ने सिक्किम का जब भारत में विलय हुआ था उसके बारे में भी लिखा था, क्योंकि तब वो उस ऑपरेशन का हिस्सा थे। दिलचस्प रीड है और निखिल जी एक दिन की रीड है, सिर्फ 250 पन्ने की किताब है। बीच में फोटो और प्रिफेस, मतलब 225 पन्ने हैं। 2 सिटिंग या 3 सिटिंग में निपटाई जा सकती है। ठीक है, और छुट्टियां भी हैं 3 दिन की। अगली किताब है सनत जयसूर्या, अ बायोग्राफी। इसे चंद्रेश नारायणन ने लिखा है। अगेन एक सिटिंग की किताब है। इस किताब में मुश्किल से 180 पन्ने हैं। क्रिकेट में जिनकी दिलचस्पी है उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब है अमीश और भावना रॉय की। ये किताब धर्म के बारे में, डिकोडिंग द एपिक्स फ्रॉम अ मीनिंगफुल लाइफ। अगेन अ क्विक रीड, छोटे पन्ने और 150 पौने 200 पन्नों की किताब। तो आप रोजाना एक किताब पढ़ेंगे। छुट्टी का समय है, फालतू की चीज़ों में बर्बाद मत करिए। जो आपको मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर के फॉरवर्ड से फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं उनके रिप्लाई के चक्कर में मत पड़िए। फ़ोन को फ्लाइट मोड पे भी लगा सकते हैं। बढ़िया से खूब सारा गुनगुना पानी रखिए अपने सिरहाने, लिहाफ ओढ़िए और किताबें पढ़िए। बाहर जाने से बचिए। सवेरे फिर आएंगे, जश्न फिर होंगे। याद रखिए, सर सलामत तो सल्तनत हजार। आप ऐसा कह रहे थे, मतलब आप ऐसे करके कह रहे थे किताबें पढ़ लेते हैं, मुझे वो ऐसे याद आ रहा था हमने बचपन में जो विवेकानंद वाला लिखा था यार, मजे ले रहे। विवेकानंद भी पढ़ लेते। नहीं, मैं ऐसे नहीं पढ़ता हूँ भाई साहब, ऐसे नहीं पढ़ता हूँ। देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है किताबें पढ़ने का। आपको भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। फोन को फ्लाइट मोड पे लगाइए। अच्छा, हाँ, ये हम लोग नहीं करते हैं। नंबर 1 है। ठीक है, सूसू करके बैठिए, सिरहाने पानी रखिए। ठीक है, अब आपके पास विचलित होने की कोई वजह नहीं है। फोन आपका बंद है, सिरहाने पानी है, सूसू करके बैठे हैं। कलम लीजिए, ठीक है, और तेजी से पढ़ना शुरू करिए। ये जरूरी नहीं है कि आप हर किताब शुरू से आखिरी पढ़ें। मैं कई बार कोई किताब पढ़ता हूं, जैसे ये किताब संघ वाली, मैंने शुरू के 100 पन्ने पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, फिर एकदम से मैं इमरजेंसी वाले चैप्टर पे पहुंच गया। इसमें फिर क्या होता है, आपको एंजाइटी होती है, यू स्टार्ट गेटिंग एंशियस। ठीक है, तो आप बीच में ब्रेक लेते हो, 1.5 घंटे 2 घंटे में एक ब्रेक लेते हो। फिर कई बार आप 50 पन्ने ही पढ़े, मतलब थोड़ा सा और पुश करना है। फिर कई दफा ये देखिए, मैं चैप्टर्स को टिक करने लगता हूँ, अच्छा 4 पढ़ लिए, 2 और बाकी हैं। इस तरीके से कर करके आप उसको पूरा करते हैं। ये मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, अपने गुरुजी के हवाले से, पढ़ना पढ़ने से आता है। कई लोग ये भी कहते हैं आप पढ़ तो लिया लेकिन याद नहीं रहता। उसका तरीका ये है कि जो पढ़ा है, एक तो उसको मार्क करते रहिए। विवेकानंद बता देते थे अगले दिन कोई पूछता था तो मतलब मैंने तुम्हें अभंग पे घेरा तो तुम मुझे पन्ने मोड़ लीजिए। और मैं तो भाई साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं तो देखिए पेंसिल से गोद देता हूँ। हाँ, नहीं, पेंसिल के लिए तो सूरज भी कहता था। और पढ़िए, बहुत मजे आते हैं, भगवान कसम। और हमको तो इतना गुरु दबाव हो गया है, हम दिन 2 दिन में 1 किताब पढ़ पाते हैं। जैसे पहले हफ्ते में 1 पढ़ पाते थे, 2, अभी तो 4 पढ़ लेते हैं। लेकिन हफ्ते में मेरे पास 25 किताबें आ रही हैं, तो पढ़ पा रहा हूँ 5, और दिख रही हैं वो 20 टुकुर ताकती हुई। तो हमने ये तय किया है कि हम अपने कुशल साथी निखिल को लगातार किताबें भेज देते रहेंगे। जैसे आपको द आर्ट टू सैल्यूट, चींटी जिसने सूरज को निगल लिया। लेकिन कितना सुंदर ये उलटवासी है, मक्खी रुक्का चढ़ गई टाइप से, कि मछली पेड़ पे चढ़ गई, कबीर लिखते हैं।
अब आप इसको डिकोड करिए, एक लंबी प्रक्रिया है। आज के नेता नगरी में इतना ही। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। मैं छोटा था तो मुझे लगता था हर कोई क्रिसमस से शादी क्यों करना चाहता है। सरस्वती शिशु मंदिर पढ़े थे, अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी, इसमें शिशु मंदिर का दोष नहीं है, लेकिन मैरी क्रिसमस और MERRY नहीं पता था। पूरे में इस तरह से कुछ होता भी नहीं था, तो हमको लगता था, फिर बाद में पता चला कि ये मैरी वो वाला मैरी नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी देश के एक चर्चित पॉपुलर राजनेता, उनका जन्मदिन, इसको हम लोग लगता था बड़ा दिन कैसे है। हाँ, सूरज हमने बड़ा दिन सुना था, मुझको ये नहीं पता था कि इसको बड़ा दिन कहने का आइडिया क्या है। क्या आइडिया है मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता। वो तो मतलब बड़ा दिन मतलब ऐसे होगा महत्वपूर्ण दिन, पता नहीं। तो मैरी क्रिसमस। और हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, सिद्धार्थ, क्रिश्चियन हैं, तो बहुत अमेजिंग केक बनाते हैं। हमारी पत्नी के दोस्त हैं, हमारे भी हो गए हैं, तो उनकी शादी भी हुई है। डेविड जी की शादी होने और वाली है। डेविड जी हमारे साथी, उनकी होने वाली बहुत है। बढ़िया केक उनके घर से आता है। हाँ, मतलब आने वाला है। केक का इंतजाम हो गया है, तो केक खाया जाएगा और ईसा मसीह की करुणा को याद किया जाएगा। बाकी हमको लगता है कि इसी बहाने कुछ लोगों को जरा ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट पढ़ना भी शुरू करना चाहिए। बड़ी मजेदार कहानियां हैं उन इब्राहिमिक धर्मों की, अगर उनको कहानियों को पढ़ा जाए। और नया साल भी आने वाला है। नया साल होगा, नया बवाल होगा। जोड़ी अपनी अभी नॉट आउट खेल रही है, ये उम्मीद है कि चलता रहेगा। और 1 तारीख को है शुक्रवार, इसलिए हमको 31 को ही फिर से नेता नगरी करना पड़ेगा, यानी कि हम न्यू ईयर को हैप्पी बोलने के लिए फिर आएंगे। वैसे गुरु, हमारी दादियों से बात हो रही थी, दर्पण जी से, ये बड़ा फर्जी न्यू ईयर है। देखिए, आप कहेंगे कि हम बहुत ही पुरातन पंथी विचार लेकर आ रहे हैं, लेकिन भारत की जो अंक गणना है, है ना, तो आपके यहाँ जब बसंत आता है, मकर संक्रांति के बाद आपके यहाँ दिन उजले होने शुरू होते हैं, धूप आती है, तो मुझे लगता है कि वर्ष प्रतिपदा को भी क्रॉप के हिसाब से भी, कल्चर के हिसाब से भी जोर शोर से मनाना चाहिए। बाकी न्यू ईयर भी मनाइए। लोग कहते हैं ना मदर्स डे क्यों मना रहे हो, ये डे, सब डे मनाओ, खुश रहो भैया। हमारा वैसे भी पाड़वा पे आता है, तो हम लोग इसमें पढ़ते नहीं है। अच्छा, गुड़ी पड़वा पे तो पर तुम मनाते तो हो नहीं, हमको बुलाते भी नहीं हो। अब हम घर पे होता है वो। मुझे एक दफा बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं और ICCR के मुखिया भी हैं, विनय सहस्त्रबुद्धे जी, उन्होंने एक दफा बुलाया था, तो बड़ा सुंदर सी वो प्रतिकृति गुड़ी पड़वा की, ऐसे उस पे माला, एक कलश रखा हुआ, बड़ा अच्छा लग रहा था। बड़ा सुंदर होता है। और चलते चलते बधाई हम दे देते हैं इंडिया टुडे परिवार को भी। 45 साल हमारे पूरे हो गए हैं जी, बिल्कुल। और उसी लिए वही ड्रेस कोड है आज, रेड और ब्लैक, वो हमारी थीम है। तो इंडिया टुडे तो जश्न होता रहेगा सब परिवारों का, और आप परिवार हैं हमारे, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप देखते रहिए नेता नगरी और प्रार्थना करिए कि अगले एपिसोड के पहले निखिल कम से कम एक अभंग तो सीख कर आए ही। ठीक है, ये अगले एपिसोड में किया जाएगा। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। थैंक यू सो मच।